क्या आपने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का झंडा गौर से देखा है? गूगल पर देखेंगे तो आपको झंडे पर लाल नीला सफेद रंग दिखेगा, कुछ स्टार्स दिखेंगे और कुछ पट्टियां दिखेंगी। झंडे में कुल 13 पट्टियां हैं और ये 13 पट्टियां रिप्रेजेंट करती हैं उन अमेरिकन ब्रिटिश कॉलोनीज को जिन्होंने अमेरिकी युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन से आजादी छीनी थी। वहीं झंडे पर 50 स्टार्स 50 अमेरिकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 50 स्टार्स यानी 50 राज्य। अब अगर इन्हीं तारों में एक तारा और जुड़ जाए तो क्या होगा? और सोचिए क्या होगा अगर ये तारा पूरा एक देश ही हो। दरअसल हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भाई साहब ने कह दिया कि अब मुझसे और ना होगा और टेबल पर धर दिया इस्तीफा। इस पर ट्रंप भाई साहब ने मौज ले ली, कह दिया कि आओ तुम्हें अपना बना लूं। अरे गलत मत समझिएगा, ट्रंप का मतलब था कि क्यों ना कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बना लिया जाए, वो भी तब जब कनाडा भी नाटो का मेंबर है। सोचिए यह किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी शर्म की बात होगी कि कोई दूसरा प्रेसिडेंट उसको बोल रहा है आओ हमारा राज्य बन जाओ। ऑन अ लाइटर नोट, ट्रंप ने अगर मोदी जी को ऐसा कहा होता तो मोदी जी ढोकला फाफड़ा खिला खिला कर ट्रंप की नाक में हरी तीखी चटनी डाल देते और गले लगाकर ट्रंप की सांस रोक देते। भाई ये तो मजाक था, लेकिन ट्रंप कनाडा तक ही नहीं रुके, ट्रंप ग्रीनलैंड को भी खरीदने की बात कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है ट्रंप के दिमाग में? क्या ट्रंप भी आरएसएस से इंस्पायर होकर अखंड अमेरिका बनाना चाहते हैं? क्या ट्रंप भी चोरी चोरी चुपके चुपके संघ की शाखा में जाते हैं? खैर मजाक असाइड, लेकिन आज के एपिसोड में हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड और कनाडा पर अपनी नजरें क्यों गड़ाए हुए हैं। ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि इन देशों को बाहुबल से नहीं बल्कि अर्थबल से झुकाया जाएगा? ऐसा क्या है ग्रीनलैंड और कनाडा में? क्या ग्रीनलैंड और कनाडा अमेरिका को दुनिया की गद्दी देने का मादा रखते हैं? ग्रीनलैंड की चाहत पनामा कैनाल से कैसे जुड़ी हुई है? क्या ट्रंप आज भी मैनिफेस्ट डेस्टिनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? मैनिफेस्ट डेस्टिनी आइडियोलॉजी है क्या, ये भी समझेंगे कि आखिर क्या थी वजह कि जस्टिन ट्रूडो ने अचानक से ही ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पहले ही इस्तीफा दे दिया। क्या है कनाडा की रीसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन? क्या जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप से डरकर इस्तीफा दे दिया? क्या जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद ट्रंप की नजर कनाडा से हट जाएगी? ट्रंप की इस बात में कितना दम है कि कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका का 51वां स्टेट बनना चाहते हैं? ग्रीनलैंड की जनता क्या चाहती है? अमेरिका ने इससे पहले और कौन कौन से एरिया को हड़पा है या अक्वायर किया है? क्या अखंड अमेरिका का विचार सिर्फ एक मजाक है या इसमें कुछ हकीकत भी छिपी है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। कहा जाता है कि अमेरिका विशुद्ध बिजनेस माइंडेड लोगों का देश है और अब तो अमेरिका की बागडोर बिजनेसमैन ट्रंप के ही हाथों में है। इसीलिए माना जा रहा है कि शायद ग्रीनलैंड और कनाडा भी अमेरिका को मुनाफे के लिए ही चाहिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि ग्रीनलैंड और कनाडा अक्वायर करने से अमेरिका की ग्लोबल शिपिंग बिजनेस और आर्कटिक के बहुमूल्य रिसोर्सेज पर अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं आर्कटिक शिपिंग रूट को और समझते हैं इसकी ग्लोबल इकोनॉमिक पोटेंशियल को। आप अगर दुनिया को नॉर्थ पोल के ऊपर मंडराती हुई सैटेलाइट से देखेंगे तो पृथ्वी कुछ ऐसी दिखेगी। आपको बीच के नीले एरिया में नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी दिखेगा। वहीं इस नीले एरिया को घेरे हुए रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और अलास्का के जरिए अमेरिका भी दिखेगा। यही एरिया है आर्कटिक सर्किल का। आर्कटिक सर्किल यानी 66.5 लैटिट्यूड के ऊपर की धरती। यहां से नॉर्थ जाने पर धरती पर आपको साल के अधिकांश समय सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। ध्यान से देखिए तो आर्कटिक सर्किल में कनाडा का कुछ पार्ट, ग्रीनलैंड का बड़ा सा हिस्सा, रूस का बड़ा पार्ट और अमेरिका का छोटा सा हिस्सा आता है। अब इस आर्कटिक सर्किल के पानी वाले हिस्से से आपको कहीं आना जाना है या मोर स्पेसिफिकली अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाना है तो आपको आर्कटिक शिपिंग रूट पकड़ना होगा और ये रूट आर्कटिक सर्किल में सिचुएटेड कंट्रीज में नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्कटिक शिपिंग रूट में 2 रूट आते हैं, नॉर्थ ईस्ट पैसेज और नॉर्थ वेस्ट पैसेज। इन रूट्स को आप मैप में देख पा रहे होंगे। नॉर्थ वेस्ट पैसेज से आप नॉर्थ कनाडा और अलास्का होते हुए अटलांटिक से पैसिफिक ओशियन पहुंच सकते हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट पैसेज नॉर्वेजियन तटों और रूसी तटों से होते हुए आपको पैसिफिक ओशियन पहुंचा सकता है। इसी नॉर्थ ईस्ट पैसेज का एक पार्ट है उत्तरी समुद्री मार्ग या फिर नॉर्थ सी रूट। ये ईस्ट में बेरिंग स्ट्रेट से लेकर वेस्ट में कारा सागर तक रशियन कोस्ट में नेविगेशन की सहूलियत देता है।
खास बात यह है कि नॉर्थ सी रूट रूसी डोमिनेंस में आता है। नॉर्मली ये रास्ते साल भर नहीं खुले होते क्योंकि ठंडियों में ये बर्फ से जम जाते हैं। यानी किसी जहाज को अगर वेस्ट यूरोप से ईस्ट एशिया जाना है तो वो स्वेज कनाल वाला रास्ता पकड़ेगा। यानी प्रेजेंटली स्वेज कनाल वाले रास्ते को ही लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन यही जहाज अगर स्वेज कनाल की बजाय नॉर्थ वेस्ट पैसेज या नॉर्थ ईस्ट पैसेज को पकड़ ले तो ये अपनी दूरी को 40% तक कम कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल से समझें तो स्वेज नहर के कंपैरिजन में आर्कटिक होते हुए नीदरलैंड से जापान की दूरी में 40% की कमी आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? इस रूट से देशों की क्षमता हर लिहाज से कितनी बढ़ जाएगी, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या वॉर जैसी सिचुएशन में ये रास्ता बहुत काम आ सकता है। यही इस रूट का जबरदस्त फायदा है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है क्योंकि ये रूट तो साल के मैक्सिमम टाइम जमा हुआ होता है। तो क्या फायदा है इसका? लेकिन इसका फायदा आज नहीं बल्कि कई सालों बाद मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को, राजनीति को पूरे तरीके से बदल कर रख देगा। लेकिन क्या कारण है कि इसका फायदा कई सालों के बाद मिलेगा? देखिए, आर्कटिक एरिया बहुत खास है, खास तौर पर इस लिहाज से कि एक अनुमान के अनुसार दुनिया के कुल नेचुरल गैस और ऑयल का लगभग 22% यहीं छिपा है, जो अभी तक खोजा तक नहीं जा सका। इसके अलावा ये एरिया बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच है। एक अनुमान है कि सिर्फ ग्रीनलैंड में ही पूरी दुनिया की 25% रेयर अर्थ मेटल छिपी हुई है। रेयर अर्थ मेटल यानी बैटरी बनाने वाली ताकत। रेयर अर्थ मेटल यानी वो ताकत जो क्लीन एनर्जी को इंश्योर करती हो। रेयर अर्थ मेटल यानी वो ताकत जो सुपर कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होती है। रेयर अर्थ मेटल यानी भविष्य का सोना, या कहा जाए तो सोने से भी ज्यादा कीमती। रेयर अर्थ मेटल किसी भी देश को स्ट्रैटेजिक, मिलिट्री, डिफेंस अटैक के सेक्टर में जबरदस्त लीड दे सकता है। आर्कटिक एरिया ऐसे ही न जाने कितने बहुमूल्य खनिजों को अपने अंदर छिपाए बैठा है। अगर कोई भी देश आर्कटिक एरिया के बहुमूल्य संसाधनों पर अधिकार करता है तो उसे दुनिया में कोई भी नहीं झुका पाएगा। आर्कटिक एरिया के बहुमूल्य संसाधन एक तरह का खजाना है, जिसके हाथ लगा वो देश मालामाल। इसलिए आर्कटिक के चारों तरफ के देश आर्कटिक एरिया पर आंख गड़ाए बैठे हैं। लेकिन ये एरिया बर्फ की कई 100 मीटर मोटी चादरों से ढका हुआ है, और इसीलिए यहाँ किसी भी देश के लिए माइनिंग करना या दूसरी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना फिलहाल के लिए तो नामुमकिन है, चाहे वो कितने भी मॉडर्न टूल्स, मशीन या तकनीक का इस्तेमाल कर ले। हाँ, अगर बर्फ पिघल जाती है तो कहानी कुछ और हो जाएगी। फिर तो यहाँ मारामारी मच जाएगी अधिकारों के लिए, और आज नहीं तो कल ऐसा होना तय है। क्यों? क्योंकि कई स्टडीज ये कहती हैं कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहीं दिख रहा है तो वो वही जगह है, आर्कटिक एरिया। क्योंकि ये एरिया ग्लोबल एवरेज से दोगुनी रेट से गर्म हो रहा है। पिछले कई सालों में आर्कटिक के बर्फ के क्षेत्रफल में लगभग 50 से 75% की कमी भी देखी गई। हालांकि आर्कटिक की बर्फ का पिघलना कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। क्योंकि जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी, दुनिया में एक दो नहीं बल्कि कई ग्लोबल खतरे आएंगे। आर्कटिक की बर्फ का पिघलना मतलब सदियों से बर्फ के नीचे दबी गैसों का बाहर आना, सदियों से दबे अनजान और खतरनाक बैक्टीरिया का बाहर आना, आर्कटिक इकोसिस्टम का तबाह होना। देखिए, आर्कटिक एरिया में परमाफ्रॉस्ट के नीचे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस फंसी हुई है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये निकलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्कटिक की बर्फ का पिघलना आसपास के सी वाटर की सैलिनिटी को भी बदल देगा, जिससे ओशन करंट प्रभावित होगा, जिससे रेन का पैटर्न बदल जाएगा। यानी कहीं जबरदस्त सूखा पड़ेगा तो कहीं कोहराम मचाती हुई बाढ़ आएगी। इसके अलावा आर्कटिक की बर्फ सन रेज को रिफ्लेक्ट करके माहौल को ठंडा रखने में मदद करती है। बर्फ के एरिया में कमी का मतलब है कि दुनिया में ज्यादा हीट वेव का चलना और गर्मी का बढ़ना। ये सिचुएशन दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर को बढ़ावा देंगी। हाल ही में लॉस एंजल्स शहर को भस्म कर देने वाली आग को भी क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि बर्फ पिघलने से ऑलरेडी ग्लोबल सी वाटर लेवल साल 1900 की तुलना में 7 से 8 इंच बढ़ चुका है, और ये सिचुएशन अब बद से बदतर होती जा रही है। ग्रीनलैंड अगर पिघलता है तो ग्लोबल सी वाटर लेवल 20 फीट तक बढ़ सकता है। सोचिए, ऐसी सिचुएशन में आइलैंड कंट्रीज और कोस्टल एरिया में रहने वालों का क्या होगा? इनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगी। अब जो मैं बोलूंगा वो इनसेंसिटिव बात है, लेकिन दूसरी तरफ बर्फ का पिघलना कुछ देशों को जबरदस्त इकोनॉमिक फायदा भी पहुंचाने वाला है। आर्कटिक की बर्फ का पिघलना आर्कटिक शिपिंग रूट को हर मौसम में खोल देगा, जिससे दुनिया में शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन की सूरत बदल जाएगी।
वहीं बर्फ का पिघलना ग्रीनलैंड के बहुमूल्य रिसोर्सेज तक देशों की पहुंच को एक्सेसिबल बना देगा, जिससे दुनिया में एक नई इकोनॉमिक क्रांति का जन्म होगा। देखिए, एक बात आपने गौर की होगी कि ट्रंप पनामा कैनाल को लेकर काफी नाराज हैं। इन्होंने हाल ही में कहा था कि पनामा कैनाल बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, जो कि हाईली अनफेयर है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पनामा कैनाल अपने चार्ज को जल्द ही कम नहीं करता तो अमेरिका पनामा कैनाल को फिर से अपने कंट्रोल में करने के बारे में सोचेगा। एक तरफ पनामा कैनाल, दूसरी तरफ सुएज कैनाल, और इत्तेफाक से कई स्टडीज ये दावा कर रही हैं कि आर्कटिक शिपिंग रूट साल 2050 तक आइस फ्री हो सकता है। शायद इसीलिए ट्रंप आर्कटिक रूट की तरफ ध्यान दे रहे हैं ताकि अमेरिका को फ्यूचर रेडी किया जा सके, और शायद इसीलिए ट्रंप ग्रीनलैंड और कनाडा की तरफ आंख गड़ाए बैठे हुए हैं। अब यहां के जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। देखिए, अंटार्कटिका यानी साउथ पोल के आसपास के एरिया को दुनिया की शेयर्ड प्रॉपर्टी समझा जाता है, लेकिन आर्कटिक एरिया को ऐसा नहीं समझा जाता। हालांकि ये एरिया संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी अंक्लॉस के तहत आता है, लेकिन अगर इस कानून को छोड़ दिया जाए तो इस एरिया में इंटरनेशनल रेगुलेशन और गवर्नेंस के लिए फिलहाल कोई दूसरा कानून नहीं है। इसीलिए अमेरिका, कनाडा, रशिया, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों को ही अधिकार है कि वो इसके बेशकीमती रिसोर्सेज को निकाल सके। हालांकि इस एरिया में फिलहाल रूस का दबदबा है। वो इसलिए क्योंकि इसके पास सबसे लंबा आर्कटिक समुद्री तट है। इसकी सिग्निफिकेंट आबादी आर्कटिक एरिया में रहती है और रूस दावा करता है कि नॉर्थ सी रूट उसकी वाटर बॉर्डर के अंदर आता है, लेकिन अमेरिका इस दावे को नहीं मानता। अमेरिका कहता है कि ये रूट इंटरनेशनल वाटर्स के तहत आता है। वहीं इस एरिया की वैल्यू चीन भी भली भांति समझ चुका है। चीन भी इस एरिया के रिसोर्सेज पर हक जमाना चाहता है। इसीलिए चीन पोलर सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जो कि इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का ही एक एक्सटेंशन है। चीन ने इस एरिया में पोर्ट्स, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा पैसा लगाया है। अमेरिका भी अलास्का के जरिए इस एरिया में अपनी छोटी सी पैठ बनाए हुए है। अब अमेरिका इस एरिया में रूस को सीधी टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को एक्वायर कर ले या कनाडा को अपना 51वां राज्य बना ले तो इस बहुमूल्य रिसोर्स रिच एरिया में अमेरिका स्ट्रांगली डोमिनेट कर पाएगा। साथ ही अटलांटिक से पैसिफिक तक जाने का एक नया ऑप्शन भी अमेरिका के लिए खुल जाएगा। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अमेरिका कनाडा और ग्रीनलैंड के पीछे आखिर क्यों पड़ा है। अब यहाँ पर ट्रंप भाई साहब की हिपोक्रेसी भी सामने आती है। देखिए, ट्रंप ने हमेशा से ही ये कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट सिर्फ हवाबाजी है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को मुनाफे में एक्वायर करने के पीछे सबसे बड़ा फैक्ट ही यही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे आज नहीं तो कल ग्रीनलैंड जरूर पिघलेगा। क्या अमेरिका के लिए जमीन एक्वायर करना कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। आपको पता ही है कि अमेरिका में पहले रेड इंडियंस रहते थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे। इन सब को यहाँ पर आए व्हाइट इमिग्रेंट्स ने भारी मात्रा में विस्थापित किया और नॉर्थ अमेरिका की जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसमें सैकड़ों साल लगे, लेकिन यह देखा गया है कि इतिहास में अमेरिका ने अपने एरिया का एक्सटेंशन करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। जैसे अमेरिका ने 1803 में 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लुइसियाना को फ्रांस से $15 मिलियन में खरीदा। फिर 1819 में फ्लोरिडा को स्पेन से $5 मिलियन में खरीद लिया। फिर रूस से 1867 में अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीद लिया। फिर 1898 में स्पेन पर मिलिट्री विक्ट्री के बाद प्यूर्टो पर कब्जा कर लिया। वहीं वर्जिन आइलैंड्स को 1917 में डेनमार्क से $25 मिलियन में खरीदा गया। इन सब के अलावा अमेरिका फॉरेन टेरिटरीज को अपने प्रभाव में लाने के लिए एक कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कोफा मुक्त संघ समझौता कर सकता है, जो किसी फॉरेन टेरिटरीज को गुलाम तो नहीं बनाता, लेकिन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर देता है। इसके तहत यहाँ के नागरिक बिना किसी वीजा के अमेरिका में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल अमेरिका के 3 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज देशों के साथ कोफाज हैं, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड और पलाऊ। वहीं 19वीं सदी से लेकर अब तक अमेरिका ने 16 इंसुलर एरियाज को कंट्रोल किया है, जो इसके जुरिस्डिक्शन में तो आते हैं, फिर भी अमेरिका का हिस्सा नहीं है। इसका एग्जाम्पल है नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड। इसको 1986 में जोड़ा गया था। अब रही ग्रीनलैंड की बात, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक ऑटोनोमस एरिया है। 55,000 की आबादी वाला ये आइलैंड अपनी इकोनॉमी, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के लिए डेनमार्क पर डिपेंडेंट है।
लेकिन फिलहाल ग्रीनलैंड में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा है। इसके प्राइम मिनिस्टर ने भी अमेरिका को जवाब दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। अब समझते हैं कि आखिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात उठी कैसे। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा की राजनीति में इतने अलोकप्रिय कैसे हो गए। 2008 में राजनीति शुरू करने वाले जस्टिन ट्रूडो को 2013 में लिबरल पार्टी की कमान सौंपी गई थी। फिर 2015 के चुनाव में ट्रूडो के नेतृत्व में ही पार्टी ने 184 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाई। तब जस्टिन 44 साल की उम्र में कनाडा के 22वें पीएम बन गए। ट्रूडो जब सत्ता में आए तब इनका बहुत बोलबाला था। वो कनाडा के आइकॉन बन गए थे, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लिए जाने जाते थे। लेकिन समय न जाने क्या क्या दिखाता है। बहुमत के बाद सीधे अल्पमत में आ गए ट्रूडो। आखिर क्या थी इसकी वजह? कैसे कम हुई इनकी लोकप्रियता? देखिए, राजनीति में लोकप्रियता एक ऐसी चीज है जो एक गलती से तुरंत ऐसे गिर जाती है जैसे किसी फिसल पट्टी पर तेल लगाकर आदमी को धकेल दिया गया हो। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार यहां जस्टिन ट्रूडो ने गलती नहीं की, किलो के हिसाब से गलतियां की, गलतियों का पहाड़ बना दिया। सबसे बड़ी गलती, अर्थव्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया। माना जाता है कि ट्रूडो के खिलाफ जो हवा का रुख बना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ही थी। ट्रूडो के सेकेंड टर्म में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट धीमा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ी, लेकिन इसके हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी। हाउस प्रॉपर्टी महंगी हुई, रेंट महंगा हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हुई। दुखद यह था कि ट्रूडो गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कुछ कर नहीं पाई। अच्छा, यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो लगभग हर देश में है, सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती कि लोग सरकार को नापसंद करने लग जाएं? बिल्कुल ठीक, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक बड़ा रीजन है, एकमात्र रीजन नहीं है। लेकिन जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, समझे? दरअसल जब कनाडा में आम आदमी सिर्फ त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, तब 2017 में आगा खान स्कैंडल निकलकर सामने आया था। आगा खान स्कैंडल के चलते इनकी इमेज खराब होना शुरू हुई। दरअसल आगा खान एक फिलैंथ्रोपिस्ट और स्पिरिचुअल लीडर थे। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को प्राइवेट आइलैंड पर छुट्टियां स्पॉन्सर की, फ्लाइट्स की टिकट्स दी और महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए। अब कनाडा में किसी सांसद का यह सब करना फेडरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट का वायलेशन माना जाता है। ट्रूडो भाई साहब इसी कानून के सेक्शंस 5, 11, 12 और 21(1) के वायलेशन के लिए गिल्टी पाए गए थे। इसके अलावा यह केस सुर्खियों में इसलिए भी आया क्योंकि आगा खान फाउंडेशन को 2016 में $50 मिलियन से अधिक फेडरल फंड्स मिले थे। कैनेडियन लोगों को साफ दिखने लगा कि यह तो करप्शन है। यह दृश्य लोगों को बहुत इंसेंसिटिव और ऑफेंसिव लगा और इसके बाद 2020 में ट्रूडो की इमेज पर एक बार फिर बट्टा लग गया। 2020 में यह बात सामने आई कि ट्रूडो के परिवार को WE चैरिटी यानी वी चैरिटी द्वारा लाखों डॉलर दिए गए थे। ये इसलिए दिए गए थे क्योंकि ट्रूडो की सरकार ने वी चैरिटी को $19.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसके बाद एक और घटना हुई। 2021 में कनाडा का पहला नेशनल डे फॉर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मनाया गया। ये सर्वाइवर्स ऑफ इंडिजिनस स्कूल्स और लॉस्ट चिल्ड्रन की याद में मनाया जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने इसे भी मिस कर दिया क्योंकि ये भाई साहब अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे मनाने गए थे और सर्फिंग कर रहे थे। ये सब चल ही रहा था कि ट्रूडो कोविड के बाद निशाने पर आ गए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर। कोविड के बाद कनाडा में सरकार की पॉलिसी के कारण रिकॉर्ड नंबर में इमिग्रेशन देखा गया। कनाडा में लोगों के मन में इस मुद्दे को लेकर भी सरकार के खिलाफ अच्छी खासी नाराजगी थी। इस तरह लगातार ऐसी घटनाओं से जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया और इनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जाता गया। अब हाल यह है कि कई सर्वे ऐसा कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी मुंह के बल गिर जाएगी। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक ट्रूडो की लीडरशिप में लिबरल पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से 26 पॉइंट से पीछे चल रही है। कंजर्वेटिव पार्टी को 46.6% जनता का सपोर्ट मिला है। वहीं एक दूसरे सर्वे के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी को 236 सीटों पर प्रचंड बहुमत मिल सकता है और ट्रूडो की पार्टी महज 35 सीटों पर सिमट सकती है। कुल मिलाकर ट्रूडो की लीडरशिप को जनता ने बड़ा सा नो दिखा दिया है और दूसरी पार्टियां जो समर्थन दे रही थीं, वो भी ट्रूडो के खिलाफ जा चुकी हैं। कोई भी डूबते जहाज में नहीं बैठा रहना चाहता। इसी के चलते कनाडा के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर अब ट्रूडो को भी रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन के बाद ट्रूडो की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी उसकी भी नीलामी ट्रंप साहब ने कर दी। चलिए अब बात करते हैं क्या और क्यों किया ट्रंप ने।
देखिए, कई एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि ट्रूडो के पीएम पद से अचानक इस्तीफा देने का एक बड़ा रीजन ट्रंप की वापसी है। ट्रंप कनाडा को लेकर मेनली दो चिंताओं से घिरे हुए हैं। पहली, क्रॉस बॉर्डर इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स की सप्लाई, और दूसरा, अमेरिका का कनाडा से ह्यूमंगस ट्रेड डेफिसिट। खास बात यह है कि ट्रंप आज से नहीं, कई सालों से कनाडा और मैक्सिको की तरफ से हो रहे क्रॉस बॉर्डर इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स की आवाजाही से खासे परेशान है। कई बार इन्होंने दोनों देशों को कहा भी कि सुधर जाओ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कनाडा की जनता ट्रूडो की पॉलिटिकल इनकम्पिटेंसी तो देख ही रही थी, अब ट्रंप भी इससे वाकिफ हो रहे हैं। अब अमेरिका और कनाडा के बीच के ट्रेड डेटा को समझिए। देखिए, कनाडा और अमेरिका बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं और कनाडा की अर्थव्यवस्था अमेरिकी व्यापार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। डेटा की बात करें तो कनाडा के साथ अमेरिका का ट्रेड रिलेशनशिप दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड्स में से एक है। 2023 में दोनों देशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड कुल $923 बिलियन का था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ट्रेड में अमेरिका का एक्सपोर्ट $441 बिलियन था, जबकि इंपोर्ट $482 बिलियन। यानी अमेरिका को $41 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ। यानी कनाडा के साथ अमेरिका का ट्रेड कनाडा के पक्ष में है। वहीं अमेरिका कनाडा को हर साल लगभग $200 अरब की सब्सिडी देता है। ये सब घाटे का सौदा और दूसरे इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स ट्रंप को परेशान कर रहे थे और इसीलिए ट्रंप ने कह दिया कि वो कनाडा से अमेरिका आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि ट्रूडो ना तो क्रॉस बॉर्डर इलीगल इमिग्रेशन पर सीरियस है, न तो इलीगल ड्रग्स सप्लाई इनसे रोकी जा रही है और न ही इकोनॉमी को बूस्ट करने के इनके इरादे। अगर ट्रंप वाकई में 25% टैरिफ लगा देते तो ये कनाडा के लिए बड़ी भारी पड़ जाएगा। इन्हीं सब वजहों से ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने कनाडा को 51th स्टेट बनाने की पेशकश कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा कि कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका का 51वां स्टेट बनना चाहते हैं। ट्रंप आगे लिखते हैं कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे और वे रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित होंगे जो लगातार उन्हें घेरे रहते हैं। साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा। यानी ट्रंप ने कनाडा पर वहीं हमला किया जहां कनाडा को सबसे ज्यादा दर्द होगा। हालांकि कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ट्रंप की कनाडा को 51वां स्टेट बनाने की पेशकश को ही और कुछ नहीं बल्कि कनाडा की लीडरशिप पर एक करारा ताना मान रहे हैं, इस भाव से कि कनाडा तो कुछ कर नहीं पा रहा, अमेरिका में शामिल हो जाओगे तो सिचुएशन ट्रंप साहब हैंडल कर लेंगे। यह बात मजाक इसलिए भी लग रही है क्योंकि अमेरिका मैक्सिको कनाडा के बीच एक समझौता हुआ था, USMCA, और ये 1 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। यह इन तीन देशों के बीच बड़े पैमाने पर टैरिफ फ्री ट्रेड को कंट्रोल करता है। इसीलिए ट्रंप की ऐसी 25% टैरिफ लगाने वाली बात लोगों को मजाक लग रही है, क्योंकि ऐसा करना इस समझौते के प्रोविजंस को सीधे तौर पर वायलेट करना होगा। हालांकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का एक धड़ा है जो इस आइडिया को एक पॉसिबिलिटी की तरह देख रहा है। इनका तर्क यह है कि अगर अमेरिका में कनाडा शामिल हो जाता है तो यह दुनिया का सबसे बड़े एरिया वाला देश बन जाएगा। इसका टोटल एरिया होगा 19.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पर होगा रशिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ। इसके अलावा अमेरिका में अगर कनाडा शामिल हो जाता है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा। इन दोनों की कंबाइंड GDP $27.6 ट्रिलियन की होगी। यह नया देश एनर्जी, मिलिट्री और इकोनॉमिक महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन कल्पना लोक में जाने से पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई कनाडा की जनता चाहती भी है कि अमेरिका कनाडा को अपना राज्य बना ले? आइए इसे इतिहास से समझते हैं। क्या कनाडा के लोग अमेरिका के साथ मिलना चाहते हैं? ये जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास की तरफ रुख करना होगा। देखिए, अमेरिका और कनाडा जब ब्रिटिश उपनिवेशों का एक समूह था तब इसने कनाडा के एरिया पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। दरअसल इस समय यानी 1776 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका में मैनिफेस्ट डेस्टिनी आइडियोलॉजी का खूब बोलबाला था। मैनिफेस्ट डेस्टिनी आइडियोलॉजी के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका को भगवान ने पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में लोकतंत्र और पूंजीवाद को फैलाने के लिए अपॉइंट किया है। इस आइडियोलॉजी के चलते ही अमेरिका अपना विस्तार करता रहा था। जब उस समय अमेरिका ने कनाडा के ब्रिटिश उपनिवेशों को अपने में शामिल करना चाहा तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और इसके बाद कनाडा यूनियन का जन्म हुआ। 3 ब्रिटिश उपनिवेशी प्रांत, कनाडा प्रांत, नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक ने 1 जुलाई 1867 को एक संघ बनाया जिसे कनाडा का डोमिनियन कहा गया।
यानी ऐसा कहा जा सकता है कि कनाडा के लोगों ने ऐतिहासिक रूप से अमेरिका द्वारा अपने में मिलाए जाने का विरोध किया है और ये विरोध आज भी देखा जा रहा है। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दिसंबर 2024 में लेगर नामक कनाडाई मार्केट रिसर्च एंड एनालिटिक्स कंपनी द्वारा एक सर्वे किया गया और इससे पता चला कि केवल 13% लोग चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बने। वहीं 82% लोगों को यह आइडिया बड़ी घटिया लगा। देखिए, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने वाली बात हो जाएगी, फिर भी बताइए कि क्या अमेरिका का कनाडा को अपना राज्य बनाना या ग्रीनलैंड को खरीदना ट्रंप का एक माइंड गेम है? कैसे देखते हैं आप ट्रंप की बयानबाजी को? दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप ये बताइए कि आज का एपिसोड कैसा लगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।